जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी। तो पिछली वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी रह गई थी, तो चलिए हम वहीं से शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे गयासुद्दीन बलबन। तो हमने देखा था कि उसने सिजदा और पाइबोस की प्रथा चलाई थी। उसके बाद तो गयासुद्दीन बलबन ने नवरोज त्योहार का प्रचलन शुरू किया, जिसको फारसी में नववर्ष बोलते हैं, और ये अभी मनाया जाता है 21 मार्च को। तो 1287 में हुआ मंगोलों का दूसरा आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन भारत पर यह तीसरा आक्रमण था। इस युद्ध में बलबन का पुत्र शहजादा मोहम्मद मारा गया था और 1287 में ही इसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु हुई थी, और हमारे इतिहासकारों का कहना है कि यह पहला सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मरा। बलबन खुद को अल्लाह की परछाई मानता था, इसलिए खुद इसने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की, और बलबन का मकबरा दिल्ली में है। बलबन के पोते को ही दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया गया, जिसका नाम था कैकुबार, जो 1287 से 1290 तक रहा, और यह बहुत ही अयोग्य सुल्तान साबित हुआ। इसके बाद कैमूर्स आया। कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम राजा बना, और कैमूर्स का एक वजीर होता था जो मलिक फिरोज था। जो पंजाब का इख्तियार था। मलिक फिरोज ने कैमूर्स को मारकर खुद सुल्तान बन गया और एक नए वंश की स्थापना की, खिलजी वंश। आज हम इसी खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। खिलजी वंश। हमने अभी देखा था कि मलिक फिरोज ने ही खिलजी वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश के अंतिम राजा को हराकर, जिसका खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से लेकर 1320 तक है, और ये दिल्ली सल्तनत काल का सबसे कम समय माना जाता है। मात्र 30 वर्ष ही शासक कर पाए थे खिलजी। और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे, जिनका वास्तविक नाम था मलिक फिरोज। और जलालुद्दीन खिलजी का 1290 से 1296 तक कार्यकाल है। मलिक फिरोज ने 1293 में देवगिरी पर आक्रमण किया, और देवगिरी ये महाराष्ट्र में है, और उस समय वहां का शासक रामचंद्र देव था, और यह दक्षिण भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण था। इस युद्ध के बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और रामचंद्र के बीच संधि हुई, और ये दोनों मित्र बन गए। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का दामाद भी था और उसका भतीजा भी था। यह इख्तियार था कड़ा नामक जगह का, जो प्रयागराज और कौशाम्बी में है। अलाउद्दीन का वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। 1296 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, लेकिन भारत पर यह चौथा आक्रमण था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इस आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराया और वापस अपनी जगह पर आ गया, कड़ा में आ गया। इस युद्ध में मंगोली बुरी तरह से हार गए और वापस चले गए, लेकिन 2000 सैनिक नहीं गए और वो यहीं पर रुक गए। तो इन्होंने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से इजाज़त मांगी कि हमें दिल्ली में रहना है, और जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी अपील स्वीकार कर ली। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक शर्त रखी कि आपको सभी को एक साथ इस्लाम धर्म कबूल करना होगा। तो इन सभी ने हाँ भर दी और इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। तो इसीलिए इन्हें नवीन मुसलमान भी कहते थे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इनके नाम पर मुगलपुर बसाया, जो अब मंगोलपुरी के नाम से दिल्ली के अंदर है। दोस्तों हम याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी की आज्ञा से, बिना आज्ञा के, उसको बिना बताए उसने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया, और वहां की राजकुमारी को भी बंदी बनाकर ले आया, और फिर वापस अपनी जगह पर आ गया, कड़ा नामक स्थान पर। और जब यह जलालुद्दीन को पता लगा, तो वह अलाउद्दीन से मिलने कड़ा आया उसके स्थान पर। तो भी अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद
गद्दी पर बैठ गया। दोस्तों, हम याद रखेंगे, फिर अलाउद्दीन खिलजी अगला सुल्तान बना 1296 से लेकर 1316 तक। इसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान बना था जिसने दिल्ली में स्थायी सेना रखना शुरू किया था और उनको नगद वेतन देना शुरू किया था। पहले क्या होता था, जो भी लूटपाट की या जो भी धन संपत्ति या जमीन जायदाद मिलती थी तो उनको सैनिकों में बांट दिया जाता था और स्थायी सेना नहीं होती थी। इसके समय में ये कहा गया कि सैनिक सिर्फ लड़ेंगे और उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेंगे। पहले ये होता था कि युद्ध के समय सैनिक लड़ेंगे और जब युद्ध नहीं होगा तो नगर के हर एक काम करेंगे। इतिहासकारों के अनुसार इसकी शुरुआत धोखे से हुई और इसका विकास परोपकारिता से हुआ और इसका अंत आतंक से हुआ। इसने जनता के सुधार के लिए धीरे धीरे बहुत अच्छे कार्य किए और धीरे धीरे राज्य का विस्तार शुरू किया। यह पहला सुल्तान बना जिसने दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन की शुरुआत की। इसकी जानकारी हमें जोधपुर के अभिलेख से मिलती है जो संस्कृत में लिखा हुआ है और उस अभिलेख के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की तुलना देवता से की गई है क्योंकि इसने बहुत अतुल्य काम किए थे। और उसमें लिखा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के आने से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। दोस्तों, याद रखेंगे, इसके दरबार में एक प्रमुख कवि था जिसको हम अमीर खुसरो के नाम से भी जानते हैं या जिसको हम तोताए हिंद भी कहते हैं। इसका जन्म काशगंज के पाटियाली में हुआ था जो अभी यूपी के अंदर है। और दोस्तों, हम ये भी याद रखेंगे कि अमीर खुसरो एक ऐसे कवि हैं जिसने अपने समय में सबसे अधिक सुल्तानों का कार्यकाल देखा है, यानी सबसे ज्यादा सुल्तानों के समकालीन रहे अमीर खुसरो, और इसकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया, तबला का आविष्कार किया, खड़ी बोली का आविष्कार किया और कव्वाली संगीत का आविष्कार किया। और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे शमशाए खुसरो भी कहते हैं। और अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को ही उपाधि दी थी सुल्तान जहां, यानी विश्व का सुल्तान। और इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे और ये इनके डाई हार्ड फैन थे, तो इसलिए इन्होंने कहा था, इनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि इनकी कब्र जब ये मर जाए तो इनकी कब्र इनके गुरु के पास ही होनी चाहिए। तो इसीलिए दरगाह हजरत निजामुद्दीन के बिल्कुल बगल में ही इनकी कब्र है। एक बार अमीर खुसरो घूमने के लिए कश्मीर गए थे, तो कश्मीर को देखकर ही उन्होंने कहा था, गर फिरदौज वरुए जमीन अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। इसका मतलब अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है। इसने ही धरती का स्वर्ग कश्मीर को बताया था। और फिर 1298 में अलाउद्दीन का पहला आक्रमण जो रणथंबोर पर था, और रणथंबोर के उस समय राजा थे हमीर देव। फिर 1298 में हुआ गुजरात अभियान, यानी गुजरात पर आक्रमण किया। तो वहां के शासक उस समय कर्णदेव थे। गुजरात से ही इन्होंने बाजार से 1000 दिनार में एक गुलाम को खरीदा था जो था मलिक काफूर, और इसको 1000 में खरीदा था इसलिए इसको 1000 दिनार भी कहते थे। और मलिक काफूर एक हिजड़ा था लेकिन यह बहुत होशियार और बहादुर था, इसलिए इससे प्रभावित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। और अगर कहीं पर भी कोई युद्ध होता या मिशन होता तो मलिक काफूर को ही भेजता। 1303 में चित्तौड़ का अभियान, इसमें अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था। इसकी जानकारी हमें पद्मावत से मिलती है और पद्मावत को लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। ये शेरशाह सूरी के समकालीन थे। मतलब 1303 का किस्सा 1540 से 45 के बीच में लिखा गया था। चित्तौड़गढ़, वहां के महाराज राहुल रतन सिंह थे और उनकी पत्नी सिंघल की राजकुमारी जो अभी श्रीलंका के नाम से जाना जाता है पद्मावती थी, महारानी पद्मावती। और चित्तौड़गढ़ का ऐसा किला था, माना जाता है कि जिसे भेद पाना नामुमकिन था। 8 दीवारों को पार करके चित्तौड़गढ़ के किले में प्रवेश होता था और अंदर ही कृषि हुआ करती थी, पशुपालन हुआ करता था।
यानी अगर युद्ध भी छिड़ जाए, लंबा छिड़ जाए, तो चित्तौड़गढ़ के वासियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, अंदर ही सब कुछ हो सकता है। चित्तौड़गढ़ के राजपुरोहित होते थे राघव चेतन। एक बार महाराज रावल रतन सिंह ने इनकी सभा के अंदर बेइज्जती की और इनको देश निकाला दे दिया। तो इसी बेइज्जती का, अपमान का बदला लेने के लिए ये गए दिल्ली अलाउद्दीन के पास। दिल्ली में जाकर अलाउद्दीन के सामने महारानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया और उनको उनकी कमजोरी बना दिया। इसलिए अलाउद्दीन सिर्फ एक बार महारानी को देखना चाहते थे, इसलिए केवल दीदार के लिए वे चित्तौड़गढ़ पहुंच गए और 6 महीने तक पड़ाव डालकर चित्तौड़गढ़, लेकिन फिर भी महारानी पद्मावती का दीदार नहीं हुआ। और इधर दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? तो अलाउद्दीन के काल में सबसे ज्यादा मंगोलिया आक्रमण हुए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने महाराज रावल रतन सिंह को संदेश भेजा कि मुझे बस एक बार महारानी का दीदार करना है, उसके बाद मैं अपनी सेना लेकर वापस चला जाऊंगा, वरना मैं चित्तौड़गढ़ को तहस महस कर दूंगा, लाखों मासूम मारे जाएंगे, निर्दोष मारे जाएंगे। और महाराज ने उनकी बात मान ली और अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया। अलाउद्दीन खिलजी जब बैठे थे तो बहुत बड़े दर्पण में महारानी पद्मावती को थोड़ी देर के लिए दिखाया गया। महारानी को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी की नीयत में खोट आ गया और उन्होंने महाराज से कहा कि हम मित्र बनना चाहते हैं। तो महाराज रावल रतन सिंह ने कहा कि हम राजपूत हैं, अगर हमसे कोई मित्रता करेगा हम मित्रता में पीछे नहीं हटेंगे। महाराजा रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी को दरबार तक छोड़ने गए और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों ने अलाउद्दीन खिलजी के एक इशारे पर महाराज को बंदी बना लिया और संदेश भेजा महारानी को कि आप हमारे साथ दिल्ली चलो, वरना महाराज को मार दिया जाएगा और चित्तौड़गढ़ को तहस महस कर दिया जाएगा, हजारों निर्दोष मारे जाएंगे। तो महारानी ने शर्त मान ली और एक शर्त रखी कि मैं 800 पालकियों के साथ आऊंगी और उनमें से मैं किसी में भी हो सकती हूँ और आपको पहचानना है कि मैं किस में हूं। तो महारानी गई नहीं, लेकिन उन 800 पालकियों में सैनिक थे और जिनका नेतृत्व कर रहे थे चित्तौड़गढ़ के महानायक गोरा और बादल सिंह। और घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में गोरा और बादल सिंह मारे गए और अलाउद्दीन खिलजी ने महाराज को भी मार दिया। और यह खबर सुनते ही महारानी पद्मावती ने राजमहल की सभी महिलाओं के साथ मिलकर जौहर कर लिया। दोस्तों उस समय जौहर एक प्रथा होती थी जिसमें अगर कोई राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है और वह हार जाता है तो वहां की सभी महिलाएं रानी के साथ आग में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इसी को जौहर कहते थे। तो दोस्तों आपने पद्मावत मूवी भी देखी होगी, तो उसमें हमारे महाराज बहुत ही कमजोर दिखाए गए हैं, जो कि बहुत गलत है। वो सच्चाई ये है जो मैंने आपको बताई है, धोखे से मारा गया था। दोस्तों 1306 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान शुरू किया। इस अभियान में मलिक काफूर को भेजा गया। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाना चाहता था और मलिक काफूर साम्राज्य का विस्तार करते करते तेलंगाना पहुंचा। तेलंगाना में वारंगल राजधानी, और वहां पर काकतीय वंश चल रहा था जहां के महाराज प्रताप रुद्र देव थे। 1308 में वारंगल पर आक्रमण मलिक काफूर ने वहां के महाराज प्रताप रुद्र देव ने उनकी अधीनता स्वीकार की और एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसको बेड़ियों में जकड़कर मलिक काफूर के पास भेजा कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, आपके अधीन रहकर ही कार्य करूंगा। और मलिक फिरोज ने प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर का हीरा छीन लिया।
यही से दोस्तों क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले सुल्तान कौन थे जिनके पास कोहिनूर का हीरा आया था। वो थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। कोहिनूर हीरे को बहुत ही मनहूस माना जाता है, क्योंकि ये जिस भी राजा के पास गया उसका अंत हुआ, और अब यह ब्रिटेन में है। और यह हीरा अंतिम बार पंजाब के महाराज दलीप सिंह के पास था, और इन्होंने ही स्वयं महाराज। इसके बाद मलिक काफूर आगे बढ़ा और पहुंचा तमिलनाडु के रामेश्वर तक, और इसने सामने समुद्र को देखा और उसको लगा कि दुनिया यहीं पर खत्म होती है। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को विजेता घोषित कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया है। और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, यानी सिकंदर द्वितीय। इसी के बाद इसने अलग अलग कर लगाने शुरू कर दिए, जैसे घरई का कर, जिसको हम हाउस टैक्स भी बोल सकते हैं, चराई का कर, मवेशी कर बोलते हैं इसको। फिर इसने विभाग बनाए जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करे, जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। फिर इसने कई इमारतें बनवाई, जैसे दिल्ली की अलाई मीनार, दिल्ली का अलाई दरवाजा, और सीरी का किला, और हौज खास में चोर मीनार। और इसने ही एक प्रथा चलाई जिसे हुलिया दाग प्रथा कहते हैं। इसमें सैनिक का हुलिया स्केच बनाया जाता है, जिसमें सैनिक को उसके पास हर वक्त रखना होता है, इसी को हुलिया कहते हैं। और अलग अलग प्रांतों के घोड़ों पर अलग अलग प्रकार के दाग लगाए गए, जिसे पता चल जाए कि ये किस प्रांत का घोड़ा है। और अपनी वस्तु पर मूल्य निर्धारित करने वाला पहला सुल्तान बना, और इसने मुद्रास्फीति पर भी काबू किया, और मुद्रास्फीति काबू करने वाला भी पहला सुल्तान यही बना। और दोस्तों 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई है, तो इसका मकबरा भी दिल्ली में ही है। दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार परिसर में इसका मकबरा है। इसकी मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बना इसका ही पुत्र, जिसको हम मुबारक खिलजी कहते हैं। यह बहुत ही अयोग्य सुल्तान था, और इतिहासकारों का कहना है कि ये अपने दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाया करता था, और कई बार नंगन अवस्था में भी घूमता रहता था दरबार में। मुबारक खिलजी का कार्यकाल 1316 से लेकर 1320 तक है। मुबारक खिलजी को अपने रास्ते से हटाकर खुसरो शाह गद्दी पर बैठा 1320 में। खुसरो शाह एक परिवर्तित मुसलमान भी था, और इसका विद्रोह किया पंजाब के एक इक्तेदार ने, जो गाजी मलिक था। और यह वजीर भी था, और इसने दिल्ली की जनता को कहा कि इस्लाम धर्म खतरे में है, और खुसरो शाह को मरवा दिया। गाजी मलिक ने नए वंश की स्थापना की, जो हम कल पढ़ेंगे, यानी तुगलक वंश की स्थापना की। यही गाजी मलिक गयासुद्दीन के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करेगा और अगला सुल्तान बनेगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, मुझे फीडबैक जरूर दें ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। घर पर रहिए, सेफ रहिए।